हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक काफी इंपॉर्टेंट और उतना ही वर्सेटाइल टॉपिक, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। टॉपिक इतना वर्सेटाइल है कि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के हमेशा से ही कंफ्यूजन का जोन रहता है कि भैया आपने इसके फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखा होगा कि कभी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, कभी कांस्टेंट हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, तो कई बार ये कंफ्यूज करता है। पर हम ऐसा रखेंगे कि एक से एक मैं आपको यूनिक ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपको ये चीजें ना केवल समझ में आए बल्कि एक बार में याद हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी न्यू टॉपिक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सिलेबस में भले ही डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम लिखा रहता है, बट एक्चुअल में आप लोग को ज्यादा फोकस करना है केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो पार्ट है बच्चों, वो केवल 1 या 2 पेज में एनसीईआरटी में कवर कर दिया गया है, क्योंकि ये मोस्टली क्या रहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज रहते हैं जो काफी अनस्टेबल या रेंडम रहते हैं, तो इसलिए हमको इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट लास्ट में उसको भी कवर कर लेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये भैया बड़ा जोन है और काफी वर्सेटाइल जोन है, मजा आने वाला है पढ़ने में। चलो बच्चों, सबसे पहले तो अगर लोकेशन देखूं मैं, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हम सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में कौन रहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें 2 ग्रुप आता है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। और राइट में कौन रहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट, जिसमें 6 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, और उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब कुछ मिलता है। इनके बीच में मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, मींस ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के बीच में कौन पाया जाता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो लोकेशन तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को पता चला, पर डी ब्लॉक एलिमेंट में जो सीरीज है, जो एलिमेंट है, उनका आपको नाम याद रहना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोग क्लास 11th में थे तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक याद करने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी मैं बोल रहा हूं कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का आप नाम याद कर लो, तो बच्चों घबराने का कुछ नहीं है, अभी 5 मिनट में आपको सारे एलिमेंट्स का नाम याद हो जाएगा। बस आप इसको सीरीज वाइज पढ़िए। जैसे आपको मेनली कवर करना है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो याद रखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और लास्ट में आता है जिंक। याद कैसे रखना है, तो याद रखने का तरीका सुनिएगा कि इसको एक कोड बना लो। बड़े सारे कोड होते हैं, हम भी कोई कोड यूज कर लेते हैं, तो इसको मैं कोड बना रहा हूं कि सुन तेरी वाली कार में, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। पूरा 10 के 10 एलिमेंट 3D सीरीज के आपके रेडी। यहां के लिए आप बच्चों क्या करिए, इसको आप ऐसा मान लीजिए कि यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक, एमओ मतलब मौत और टीसी मतलब तक, ये थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहा है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर, एजी मतलब अगर, और सीडी मतलब कोई, कैडमियम हो गया सीडी। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। इस कोड के थ्रू आप याद रखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5D सीरीज का अगर बच्चों हम बात करेंगे 5D सीरीज में, तो 5D सीरीज में आप लेंगे, इसका बड़ा कॉमेडियन होने वाला है ये, ला हफ्ता ताऊ, जैसे महाराष्ट्र साइड चलता है ना भाई, फिल्मों में देखा है हमने हफ्ता वाला सिस्टम, ठीक है। तो ला हफ्ता ताऊ, वरना रे, वरना रे उसी आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता ताऊ वरना रे, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उसी आयरन रॉड, आईआर मतलब आयरन रॉड से पिटाई और होगी। क्लियर होगी बातें। तो ये हो गया हमारे 3D, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट। 6D सीरीज वालों को बहुत ज्यादा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो जाएंगे, उनसे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको ऑलरेडी लिखवाऊंगा। फिलहाल के लिए बच्चों हम लोग इन पे कवर करते हैं कि इनकी क्या क्या खास खास बातें हैं,
इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हम सबको पता है, ns 1 और 2 और n-1 d 1 to 10 होता है, क्योंकि डी ब्लॉक में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां भी वही हाल है। अगर आप इसको देखेंगे 3D सीरीज है, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई 4, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है AR 4s2 3d1। इसका क्या हो जाएगा टाइटेनियम का, इसका हो जाएगा फिर से AR मतलब आर्गन 4s2 3d2। ठीक, इसका कितना होगा AR 4s2 3d3। सिंपल, बार बार आर्गन आर्गन रिपीट करेगा तो मैं एक काम करता हूं, जो मेरे काम का है उसी को कवर करता हूं। इसका बच्चे हो जाता है AR 4s1 3d5, ये एक एक्सेप्शन केस है। लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा था क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन केस होते हैं। मैंगनीज का क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा 4s2 3d5, आयरन का 4s2 3d6, कोबाल्ट का बच्चों देखेंगे 4s2 3d7। ये सारी बातें एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन आप समझ लीजिए वो आपका बाइबल है, कुरान है, भगवत गीता है। तो उसकी एक एक लाइन को समझना है, क्योंकि वही लाइनें क्वेश्चन में एग्जाम्स में क्वेश्चन बन के आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन में गलती से बोल दिया, एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएंगी। चाहे आप कोई भी सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दे लो, बनेगा तो क्वेश्चन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही। और इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी सही में भगवत गीता, बाइबल, कुरान है, मान के चलो। तो एक एक लाइन आपको पता रहना चाहिए बच्चों। ये भी एक्सेप्शन है, दिस इज 4s1 3d10, और जिंक का बच्चे होता है 4s2 3d10। इसका मतलब अगर मैं यहां पर 4s की इलेक्ट्रॉन को रखूं, तो 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 3d के रख रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे एक और चीज नोटिस कीजिएगा, जो स्कैंडिया में आपको पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। एस ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप था, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ग्रुप नंबर 3 से, ये ग्रुप नंबर 4 मान लीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ग्रुप होते हैं। मतलब 3 से लेकर 12 तक ग्रुप होते हैं, टोटल 10 ग्रुप्स। फिर यहां से ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 के बीच में कौन आने लगेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट आने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ना ये जो s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ऐड करने से हमेशा इसके ग्रुप नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो गया 1, 2 1, देख रहे हो 2 1 आया भी है, मिला के कितना हुआ 3। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2 2, ये कितना हो जाएगा 2 3, ये 1 5, 1 5 मिलाने से 6 आ रहा है ना। ठीक है, दिस इज 2 5, और ये हो गया 2 6 2 7 2 8 1 10, कितना हो गया बच्चों 1 and 10, ऐड करने से ग्रुप नंबर 11 मैच कर रहा है, एंड द लास्ट वन इज 2 10। सेम ऐसा ही ये वाली कोड तो याद रही, यारी जरा निभाना मौत तक, बोलो मेरे साथ। आगे क्या था, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, एलिमेंट याद हो गया। इनमें कौन सी सीरीज आएगी, बिकॉज ये 4D है, तो यहां पर हमको क्या लेना पड़ेगा 5s, क्योंकि D में ना n-1 करके लिया जाता है। तो अगर आप यहाँ 5 रखेंगे तभी तो यहाँ पर 4D आएगा, आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आता 3D आता। तो ये 5s रहेगा, और कौन रहेगा 4D। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों एनसीईआरटी में सब कुछ बातें दी हुई हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है। कैसा होता है, तो इसके शुरू के यूट्रियम और जर्कोनियम में 2 2 रहेंगे, बाकी सब में 1 1, बाकी सभी में कितना रहेंगे 1 1। और सबसे बड़ा तमाशा तो ये है पीडी में 0, s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है। और 4D की अगर बात की जाए तो आपको पता है सम करने पे कितना आना चाहिए, ग्रुप नंबर 3 मैच करना चाहिए, तो दिस इज 2 1 2 2। बट बिकॉज यहाँ 1 हुआ है, ग्रुप नंबर कितना मेंटेन करना है 5, तो यहाँ पर D में कितना आना चाहिए 4, यहाँ पर कितना आना चाहिए 5, दिस इज 6 7, यहाँ 8 1 8 9, ग्रुप नंबर मैच कर रहा है। इसमें देखिए टोटल ग्रुप नंबर आना चाहिए 0, मतलब ये D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। क्या रखता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ 11 आना चाहिए, वहां यहाँ 1 हुआ है, तो बच्चों यहाँ भी कितना आएगा 10, और बाकी यहाँ 12 ग्रुप नंबर लाने के लिए 2 + 10 तो करना ही पड़ेगा। सेम वही हाल यहाँ भी है।
इसमें कौन कौन सी सीरीज आएगी, बिकॉज ये 5D है, तो 5D लाने के लिए हम लोग को यहाँ तो 5D रखेंगे, ऊपर में क्या रखना पड़ेगा 6s। तो 6s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इधर देखिएगा, इधर सब में 2 2 चलता है, इधर सब में क्या चलेगा 2 2 2 2 चलेगा, बस प्लेटिनम और गोल्ड इन लोगों में 1 1 आता है। बाकी डी का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो डी का कॉन्फ़िगरेशन तो क्लियर है, आपको 3 लाना है तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 5 2 देखो 7 आ रहा ना, 2 6 2 9 लाना है तो 2 7, यहाँ कितना लाना है बच्चों 10, तो 1 है तो ये क्या हो गया 9, 1 9, ग्रुप नंबर 10 मेंटेन किया, और ये है ऐसा। तो किसी ने धोखा नहीं दिया है तो वो है केवल जिंक फैमिली, ठीक है। अच्छा एक चीज और जान लीजिए बच्चों, ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के सारे एलिमेंट क्या कहला रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। पर उसी में यहां मैंने नोट करके लिख रहा हूं मैं एक बात कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के सारे एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पर इसी में बच्चों ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक के जो एलिमेंट है वो कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी यूनिक रहती है ट्रांजिशन मेटल्स की। तो आप एक बात समझना कि 3 से लेकर 11 तो 3 से लेकर 12 के बीच में ही आया है, इसका मतलब हर ट्रांजिशन मेटल कहीं ना कहीं डी ब्लॉक का मेंबर है। पर क्या हर डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल है क्या, ये कंपलसरी है क्या, तो बच्चों नहीं, क्योंकि जो लास्ट ग्रुप है ना जिंक फैमिली ग्रुप नंबर 12, ये डी ब्लॉक के तो मेंबर हैं पर ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। एक्सेप्ट दैम सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक के भी मेंबर हैं एज वेल एज ट्रांजिशन मेटल भी है। तो हर ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पर हर डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, आप सबको पता है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, मेटल है, और मेटल होते हैं सॉलिड। और आपने 12th में पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, तो जो भी सॉलिड है वो अपना एक क्रिस्टल लैटिस ज्योमेट्री बनाता है, ठीक है। ये चीजें जो अभी हम करने जा रहे हैं लिटिल बिट टफ है बट बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली हैं, और ये बाद में हायर स्टडी में भी काम आती हैं। तो बच्चे सॉलिड है तो सॉलिड का अपना स्ट्रक्चर बनेगा, और आपने पढ़ा होगा सॉलिड के स्ट्रक्चर में आप जनरली देखते हैं क्या आता था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल आता था, बीसीसी आता था, या एफसीसी आता था। और एफसीसी जैसे ही दो होते हैं, एक सीपी होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इन तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी नियरली सेम होती है 74%, ठीक है। तो यहां पर ये जितने एलिमेंट हैं उन सभी का हम लोग को क्या करना है, सॉलिड स्ट्रक्चर देखना है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है एलिमेंट। तो उसके लिए बच्चों मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना, आराम से सारी बातें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। एस्केंडियम में आइए, स्टार्टिंग के 2 ग्रुप लीजिए, ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 4। प्यारे बच्चे इसमें बीसीसी आएगा और एचसीपी आएगा। कौन कौन आएगा, बीसीसी और एचसीपी। फिर से ये क्या हो गया, बीसीसी और एचसीपी। सेम यहां के ग्रुप में भी वही कीजिए, दिस इज बीसीसी एचसीपी, बीसीसी एचसीपी, और ये भी हो गया बीसीसी एचसीपी। मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एज वेल एज हेक्सागोनल क्यूबिक सेल या क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4। अब इसको ऐसा समझो, जैसे आप लोगों ने जानते हैं कि भैया भारत में पहले, इंडिया में पहले हीरो होंडा नाम की कंपनी आती थी, उसी की बाइक्स आती थी। अभी क्या हो गया, वो कंपनी टूट चुकी है, हीरो अपना अलग मटेरियल निकालती है, होंडा अपनी अलग गाड़ियां लॉन्च करती है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ भी वही हाल होगा कि पहले ये लोग हीरो होंडा थे, अब ये अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होते ही ये केवल क्या निकालेगा, बीसीसी, ये भी बीसीसी, ये भी बीसीसी। सेम दूसरा ग्रुप भी आप मान लीजिए बीसीसी, बीसीसी, दिस इज अगेन बीसीसी। पहले के तो एक साथ थे बीसीसी और एचसीपी, फिर नेक्स्ट 2 ग्रुप्स में केवल बीसीसी आया, और नेक्स्ट 2 ग्रुप्स में बच्चों केवल क्या आएगा, एचसीपी, एचसीपी और एचसीपी। यहां भी प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे क्या आने वाला है, एचसीपी, एचसीपी, और ये भी हो गया एचसीपी। और ये क्या होगा, बात समझ में आई, कितना आसान है। शुरू के 2 ग्रुप में बीसीसी और एचसीपी साथ साथ, फिर केवल 2 ग्रुप में बीसीसी बीसीसी,
और उसके बाद के दो ग्रुप में केवल HCP HCP। नेक्स्ट बचता है तो बच्चे हो जाएगा CCP के लिए, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए, सारे के सारे CCP CCP CCP। ठीक है, तीन ग्रुप में केवल आपको क्या करना है, CCP 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 ही बस रखना है, वेरी इजी, सब CCP CCP CCP। और लास्ट वाला बच्चे जो ग्रुप है जिंक फैमिली, जो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, वो सभी के सभी HCP होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, HCP HCP। अच्छा, इसमें एक और खास बात, बिकॉज ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, केवल डी ब्लॉक के मेटल है, इसीलिए इनमें एक स्पेशल मेटालिक कैरेक्टर पाया जाएगा और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, X से। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, X से, स्पेसिफिक मेटालिक कैरेक्टर, जिसको हमने किससे डिनोट किया, X से। तो ये HCP होगा एज वेल एज X भी होगा। प्यारे बच्चों, मर्क्यूरी आप सबको पता है, मर्क्यूरी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे। और लिक्विड स्टेट में है, दैट मींस कि वो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, मतलब वो ना तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक देगा, ना तो CCP देगा, ना ही HCP देगा, वो एक स्पेशल मेटालिक कैरेक्टर देगा जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, X के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये तो पूरा कोड हुआ, पर इसमें एक दो एक्सेप्शन केस है, बस आप उसको याद रख लीजिए। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन होने वाला है। यहां तक कि अगर पूरी बातें बच्चों अगर आपको क्लियर हो गई, तो एक दो एक्सेप्शन केस उसको बस ध्यान दीजिएगा कि जो Mn है, कौन, मैंगनीज, इसकी भी खास बात है कि ये भी स्पेशल मेटालिक कैरेक्टर भी शो करेगा। तो पूरे डी ब्लॉक के 3D 4D 5D सीरीज में चार ही एलिमेंट थे जो स्पेशल मेटालिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट किए, एक तो जिंक फैमिली के मेटल्स, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, और एक कौन आया हमारा, मैंगनीज। ठीक है, इसके अलावा जो आयरन है बच्चों, आयरन HCP के साथ BCC भी देता है, आयरन HCP के साथ BCC भी देता है, बाकी सारा कोड क्लियर। इसके अलावा दो एलिमेंट, एक है बच्चों आपका क्रोमियम और एक है आपका लैंथेनॉइड। ठीक है, ये दो ऐसे एलिमेंट है जो हर टाइप के क्रिस्टल लैटिस जनरेट करेंगे। इसका मतलब क्रोमियम में आप देखिए BCC है, साथ ही साथ में वो HCP भी देगा और वो CCP भी देगा। सेम वही हाल यहां पर है लैंथेनॉइड का, BCC HCP तो है ही और ये CCP भी देगा। तो ये चार एलिमेंट का आप स्पेसिफिकली अलग से याद रखिए, और पूरा का पूरा अभी तक में हमने सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन केस और उनके क्रिस्टल लैटिस किस किस तरीके से गेन करेंगे, ये बातों को हमने कवर किया। नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे इन लोग के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के अब अंदर जा रहे हैं। तो होप सो यहां तक की पूरी बातें समझ में आ गई। पहले तो एक साथ, फिर वो लोग बट गए, दो दो का ग्रुप बना बना के, BCC का ग्रुप बन गया, ये HCP का ग्रुप बन गया, लास्ट के तीन ग्रुप CCP के नाम पे। नेक्स्ट आखिरी वाले HCP रहेंगे और स्पेशल मेटालिक कैरेक्टर X को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक तो हमने चीजों को। तो अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें एक नई चीज सीखते हैं कि जो 6D ग्रुप है, मैंने बोला था हमने तो 3D 4D 5D को तो कवर किया, जो 6D ग्रुप है उनकी नेमिंग कैसे होनी है। तो देखो 6D ग्रुप की जो ज्यादातर एलिमेंट है, हम सबको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर 118 तक के एलिमेंट है। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं अभी फिलहाल के पीरियोडिक टेबल में। उसमें यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 92, और यूरेनियम के बाद की जो एलिमेंट है उसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट प्यारे बच्चों लैब में बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली जनरेटेड है, इसलिए हम उन एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और बिकॉज वो यूरेनियम से बनाए गए हैं और यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, इसके नेम के आगे में क्या लगता है, यूरेनियम। तो जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हम बनाएंगे उन सभी के नाम के आगे में क्या लगाएंगे, EM सफिक्स को ऐड कर देंगे। अब चलो इसकी कोडिंग कैसे होती है, इनकी नेमिंग कैसे करना है, क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल जनरली आजकल डिमांड में है। अभी 2020 के सितंबर के मेंस के पेपर में इसका एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, केवल नाम पूछा था उसने कि इसका नाम क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर दे दिया था 104 या 114, ऐसा कुछ भी करके पूछ दिया जाएगा, आपको नाम बताना है। तो उसके नाम के लिए कोड क्या रहेगा बच्चों, तो मैं अब 6D सीरीज के लिए बात कर रहा हूं। इसकी नेमिंग के लिए मैं एक पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। 1 को बच्चों हम लोग बोलेंगे अन, 0 को क्या बोलेंगे, ऑब्वियस नील, 0 को नील, 1 को वन, 2 को क्या कह सकते हैं, 2 को हम लोग बोलेंगे बाई, 3 हो जाएगा ट्राई, 4 हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट मतलब क्वाड, और प्यारे बच्चों 5 क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा पेंट, 6 हेक्स, 7 को याद रखना, जब आप आईपीसी नेमिंग करते थे केमिस्ट्री में 7 को हेप्ट बोलते थे, पर प्यारे बच्चे इस बार हम लोग 7 को सेप्ट बोलेंगे।
क्या कहेंगे, सेप्ट। 8 पहले भी ऑक्ट था, अभी भी ऑक्ट है। 9 को प्यारे बच्चों बस थोड़ा सा नून ना बोल के आप लोग इसको ENN वाला यूज करेंगे वर्ड। तो ये 0 से लेकर 9 तक की कोडिंग हो गई। अब आपसे कोई एक एटॉमिक नंबर पूछ दिया गया, 101 का नाम क्या है, 101 का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 मतलब अन, फिर क्या लगा है, नॉट, 0 तो अन नील, फिर क्या लगा है 1, फिर आपने अन लगाया क्योंकि 1 का कोड क्या है, अन, और लास्ट में किसको लगा देना है, EM। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट टाइप का बिहेव कर रहा है। वेरी इजी। ऐसे बच्चों हमसे पूछ दिया जाता है 104 का एटॉमिक जो नंबर है उस एलिमेंट का नाम क्या होगा। तो क्या नाम होगा बच्चों, 1 मतलब अन, फिर से 0 के लिए नील, और 4 के लिए क्या था, क्वाड था, और लास्ट में क्या लगाना है, EM लगाना है। कितना आसान बन जा रहा है। ऐसे अगर मैं आपसे बोल दूं 109, तो मेरे प्यारे बच्चों 109 क्या हो जाएगा, अन नील, 9 को क्या बोलना है, ENN, और लास्ट में EM। कितनी आसान है ये चीजें। 114 ये आपके सामने रख दिया गया। मुझे लगता है इसका जवाब तो आप लोग को अभी मिल चुका होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और चलो बच्चे एक बार मैच कर लेते हैं। 1 मतलब अन, फिर से क्या है, 1 मतलब फिर से अन, और 4 मतलब क्वाड, और लास्ट में प्यारे बच्चों EM। इस तरीके से अब आप लोग किसी भी एलिमेंट की नेमिंग तो आराम से कर सकते हैं जो ट्रांसयूरेनिक रहे। इसका क्या नेम हो जाएगा बच्चों, 1 का अन, अन इन, सॉरी 9 है ना, अन इन और EM। अब आप बोलोगे सर 119 क्यों लिखे हो, एलिमेंट तो 118 तक ही होते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए ले लिए कि मैं बस आपको अब ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप कोई भी एलिमेंट दे दे, 126 दे दे, बोल दे इसका नाम करो, तो इजीली हो जाएगा। जैसे 126 का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, अन बाई हेक्स EM। ठीक है, तो कुछ भी नेमिंग अगर आपको दिया जाए, मैं इसमें आपको 2-4 सवाल और दे दे रहा हूं, इसका प्यारे बच्चों आप लोग नेमिंग करेंगे। 100 मान लीजिए 16। अब ये सबका आप लोग खुद से कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है हर एक स्टूडेंट से ये चीजें बन रही होंगी। तो ये सारी चीजें भी हम लोगों ने कवर किया कि 6D सीरीज में जो नेमिंग करनी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी नीट और मेन से पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग को तो कवर करना ही चाहिए। बच्चों हमारा पूरा फोकस वैसे एनसीईआरटी पे रहेगा, ताकि आपको किसी भी एग्जाम को अगर आप दिलाएं, बेसिकली स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी भैया, मैंने पहले ही बोला ना, जो है एनसीईआरटी अपने आप में संपूर्ण है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मेन चैप्टर में इंटर कर रहे हैं, और हम पढ़ेंगे फिलहाल के लिए यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। देखो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैंने पहले भी कहा है बहुत वर्सेटाइल होने वाली है, पर मैंने आपको ये भी कहा है कि मैं एक से एक ट्रिक देने वाला हूं। हर चीज का रीजन बच्चों आपको पता होगा, और ऐसा पता होगा ना कि आप उसको कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो जहां भी आपको कंफ्यूजन होता है, तो शाहरुख खान का एक डायलॉग तो याद होगा ही ना, मैं हूं ना। चलो आ जाओ, मैं हूं ना। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, फिलहाल के लिए मैं 3D सीरीज को पहले कवर कर रहा हूं। 3D सीरीज, तो 3D सीरीज में हम लोग को पता है पहला एलिमेंट कौन है, यहाँ थोड़ा सा बच्चों इधर स्पेस बना के लिख रहा है, स्कैंडियम, फिर आता है आपका टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, देन आयरन आता है, फिर कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, और लास्ट में कौन है प्यारे बच्चों, जिंक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, भैया इलेक्शन कमीशन मत पढ़ देना ना, शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूं। सबको पता है यहाँ क्या होना है प्यारे बच्चों, Ar4s2 3d1, यहाँ क्या होने वाला है, Ar4s2 3d2, और ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फिलहाल के लिए हमने अभी अभी कवर किया था, 4s2 3d3। क्रोमियम एक एक्सेप्शन केस है, इसका क्या हो जाता है, Ar4s2 ना होके 4s1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको क्लास 11 तो ये पहले से पढ़ के आ चुके हो, पर फिर भी एक बार हम लोग इसको डील कर लेंगे कि क्यों क्रोमियम एक्सेप्शन शो किया। चलो बच्चों, फिलहाल के लिए सारे एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले भरे, और वो जो जो चीजें बच्चों मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, सारी चीजें इंटर रिलेटेड होंगी ना, मतलब आगे हर सवाल का आपको रीजन यहां से पता चलते जाएगा कि यार वो स्पेसिफिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्सेटाइल कैरेक्टर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, ये सारी बातों को अभी आप लोग समझ पाएंगे।
देखिए कॉपर का फिर से क्या होना चाहिए था 4:3D9, बट आपको पता है कि कॉपर अगेन क्या है, एक एक्सेप्शन है, तो ये भी 4:3D10 हो जाएगा। और जिंक की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों Ar 4:3D10। ठीक, इनका चलो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये 4s है और ये क्या है मेरा 3D। डी में कितने सबशेल्स आते हैं, तो भैया 5, सेम यहां भी वही है, ये मेरा डी है। ये जो मैं चीजें अभी बना रहा हूं ये सारे सवालों का जवाब देने वाली हैं, आपको हर चीज का रीजन पता होगा, और एक बार प्यारे बच्चों रीजन पता होगा मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, चाहे वो कितना ही वर्सेटाइल कैरेक्टर आपके सामने रख दे, आप उसका जवाब दे पाएंगे अपने बोर्ड के पेपर में भी, और सही सही टिक कर पाएंगे अपने एंट्रेंसेस में भी। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं सबका बक्सा बनाती हूँ भाई। 4s का बक्सा बन रहा है और 3d का बक्सा बन रहा है, डी में 5 होते हैं, तो डी में 5 बना रहा हूं बार बार। कौन कौन से 5 होते हैं तो आपको पता भी होगा, दो कैटेगरी में टूटते हैं, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियोस में कराया था, T2G और EG करके होता है। T2G में 3 होते हैं, DXY, DYZ, DZX, और EG में आपके 2 आते हैं जिनमें स्क्वायर स्क्वायर आता था, है ना, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो ये बन गया हमारा बक्सा। रीजन पे फोकस करना ना, हर चीज का रीजन मिलने वाला है। अब बक्सा तो बन गया, आप नोटिस कीजिए कि भैया 4s में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस स्कैंडियम के केस में 2, और 3d में कितने हैं 1। यहां देखिए तो 4s में 2 और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर वो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं रखना, क्योंकि हंट्स मल्टीप्लिसिटी लॉ आपने पढ़ा है कि पेयरिंग तभी होगी जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ऑर्बिटल खाली ना हो। इसको ऐसा समझो बच्चों कि ये होटल है और होटल में 5 कमरे हैं, तो जब एक ग्राहक आया, एक कस्टमर आया, तो एक पर्सन को एक ही कमरा दिया जाएगा, दूसरा कस्टमर आया रूम खाली है तो दूसरे को दो ना यार, एक साथ जबरदस्ती उन लोग को ठूस के रखने की कोई जरूरत है क्या, खाली है कमरे, आप लोग अलग अलग अरेंज करो। फिर यहाँ पर देख लो 4s में 2, 3d में 3 है, तो पहले को 1, दूसरे को 1, तीसरे को भी एक एक कमरे में एक एक जने गए। फिर यहाँ पर देखो 4s में 2 होना चाहिए था, और 3d में प्यारे बच्चे कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक्चुअल में ये आना चाहिए था, बट आपको पता है यहाँ पर मैंने 4s1 3d5 लिखा है, मतलब ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करके पहुंच जाता है, और जब वो ऐसा करता है तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार आपका जो डी ऑर्बिट जो शेल है वो क्या हो गया है, हाफ फिल्ड हो गया है। और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाईली स्टेबल होते हैं ना, हाईली स्टेबल, मतलब इनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी से 1 टाइम 2 टाइम 10 टाइम्स नहीं होती है, मिलियन टाइम्स ज्यादा होती है, मिलियन टाइम्स। अब आप खुद सोचो ना, आज मान लो आपकी किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, और आपकी सैलरी अचानक से मिलियन टाइम्स बढ़ा दी जाए, 10 करोड़ कर दी जाए सीधे, आप तुरंत जाके ज्वाइन करोगे। वही हाल यहां भी है कि इनकी स्टेबिलिटी पहले अगर 4s2 3d4 रहता तो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल रहता, पर s का एक इलेक्ट्रॉन जैसे जंप मार के d में आया, उसने d को क्या कर दिया, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड होते ही इसकी स्टेबिलिटी मिलियन टाइम्स बढ़ गई, तो वो तो ऐसा करेगा ही करेगा, पक्का करेगा, दौड़ के करेगा, इसलिए ये एक्सेप्शन शो करता है, कौन, क्रोमियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 4s2, इस बार क्या आ रहा है 3d5, सिंपल। फिर है बच्चों 4s2 3d6, तो पहले हर डी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन अब यहां से क्या हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगेन 4s2 3d7 है, ठीक। फिर है 4s2 3d8। हर चीज जो मैं करा रहा हूं मेरे डियर स्टूडेंट, उन सबका अपना एक रीजन है, और वो सारी चीजें आपकी जितने भी कंफ्यूजिंग जो एराज हैं उन सबको कवर करके रख देंगी, ठीक है। देखो इसमें कितना आना चाहिए था, पहले 4s2 3d9 आना चाहिए था, है ना, 4s2 3d9 आना चाहिए था, पर हुआ क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां जंप करके यहां पहुंचा, ये फुल फील्ड हो गया, और फुल फील्ड वाले तो हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये तो और बड़े तमाशा है। तो ये बिल्कुल भी हाफ फील्ड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट करने के कारण क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, हमने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो लिख दिया। अब ये मैं क्यों किया बच्चों, उस पर अब आप लोग फोकस कीजिएगा कि आखिर में इसकी वजह क्या थी, ये सब क्यों लिखा गया। तो माय डियर स्टूडेंट, अब यहां से हम लोग लेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, n से।
तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली 1। यहाँ के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, जो पेयरिंग नहीं किए हैं, ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है 2। यहाँ के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों 3। यहाँ के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो ये भी अनपेयर्ड है और ये 5 के 5 अनपेयर्ड है, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके लिए देखिए ये तो पेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हियर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हियर इसमें तो कोई अनपेयर्ड नहीं है, बट ये तो अनपेयर्ड है ना, तो ये अनपेयर्ड है। और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे बच्चों, 0। एक पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट में या किसी भी आयन में, कोई भी स्पीसी रहे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो डियर स्टूडेंट वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, वो एलिमेंट, वो आयन कलर कैरेक्टर शो करेगा और मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करेगा। मतलब वो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक एक्टिव। तो अगर पूछा जाए स्कैंडियम पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो प्यारे बच्चे वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पी मतलब पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, इसका मतलब कि वो कलरफुल भी होगा, कलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेगा, एज वेल एज मैग्नेटिक एक्टिविटी भी शो करेगा, मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। सिंपल सी बात है, ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग को पता चल रहा है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, हो सकता है एनसीईआरटी की बुक में ऑर्डर थोड़ा अलग रहे, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं चीजों को रिलेट करने जा रहा हूं और आपको इतनी सी चीजों में ही बहुत सारे प्रॉपर्टी को मैं समझाने वाला हूं। तो जैसा मैं चला रहा हूं बस आप उसके साथ बने रहिए। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि अनपेयर्ड है। ये पैरामैग्नेटिक है क्या, बिल्कुल है। ये भी है क्या, है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है। ये भी है क्या, बिल्कुल है। ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। पर यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। जैसे ही अनपेयर्ड 0 है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए ये कैसा होने वाला है, ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। और कलर कैरेक्टर भी शो करते ही हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि गोल्ड, गोल्ड, ठीक है, या कॉपर, कॉपर का कलर थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश टाइप का रहता है। चाहे वो आप इंडिया में कॉपर लाए या न्यूयॉर्क में लाए या अरबियन कंट्रीज में लाए, कॉपर का कलर सेम मिलेगा। गोल्ड का कलर अर्थ के हर कोने से सेम मिलेगा। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनको शो करना है। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब हमको ये बात तो पता चल गई कि वो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। अगर मैं बात करूंगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट को का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, रूट में n इंटू एन प्लस 2 bm। bm क्या है, इसका यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। और n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप रखते जाइए। अगर मैंने स्कैंडियम का पूछ दिया मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ये बात तो पता चल गई कि मैग्नेटिक एक्टिव है, बट उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, तो वो कौन बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर आप रखिए रूट में 1 इंटू 1 प्लस 2, सॉल्व करने से कितना आया, √3 बोर मैग्नेटॉन। अगर मैं बोल दूं टाइटेनियम का मैग्नेटिक मोमेंट, तो प्यारे बच्चों आप रखिए, इनकी जगह पे आप कितना पुट करने वाले इस बार, 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना आया सॉल्व करने से, √8 बोर मैग्नेटॉन। इसका अगर मैं बोल दूं मैं इसका, तो ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस 2, टोटल कितना आ गया, √15। √15 √16 के पास है, √16 4 होता है, तो ये लगभग 3.85 बोर मैग्नेटॉन। क्रोमियम का अगर पूछा जाए कितना होगा, तो ये √6 इंटू 6 प्लस 2, टोटल आ गया रूट में 48, √49 के पास है, मतलब 6.85 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछ दिया जाता है कि स्कैंडियम +3 का आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बताइए। तो स्कैंडियम +3 में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। भैया इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, s में 2, d में 1। अगर आपने ये टोटल के टोटल डोनेट कर दिए, तो आएगा कौन, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। और आर्गन क्या है, एक नोबेल गैस है, फुल फील्ड है, मतलब उसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो इस बार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 0। जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, आप प्यारे बच्चे समझ गए कि ये कैसा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, मोमेंट कितनी है, 0 है। तो इस तरीके से कई बार आपको आयंस में भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा Fe+2 का बताओ। तो Fe+2 के लिए पहले तो आप आयरन का देखो, आयरन का क्या था मेरे प्यारे बच्चों, Ar4s2 3d6।
Fe+2 का चाहिए हमें, Fe का नहीं चाहिए, तो Fe+2 का चाहिए मतलब Ar। इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होता है, तो आप 3D से इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव करेंगे, क्योंकि 3D तो थर्ड शेल है ना, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और ये है बच्चों फोर्थ शेल। ये है कौन सा? फोर्थ शेल। तो इलेक्ट्रॉन तो फोर्थ शेल से निकलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2। तो आपने ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, बचे कितने? 3d6। और 3d6 का जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप तुरंत समझ गए कि इस बार डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, है ना। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि एक पेयर्ड रहेगा, 4 अनपेयर्ड रहेंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए प्यारे बच्चों बोर मैग्नेट्रॉन में अगर आंसर चाहिए इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, तो 4 × 4 + 2 टोटल कितना हो गया? √24 मींस 4.85 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरीके से अगर आयन से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाए तो भी आप लोग आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को। अब प्यारे बच्चों, ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाला बात हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, ये चीजें आपके बोर्ड में कई बार पूछी जाती हैं, नीट के पेपर में पूछी जाती हैं, आदतन पूछा है ना, कई बार पूछा है, ठीक है। इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि आप लोग प्यारे बच्चों इनको खुद से सॉल्व करके चेक कर लो कि इनके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इनको आप लोग खुद से एक बार प्रयास कर लेना, ठीक है बच्चों, कि मैग्नेटिक एक्टिव है कि इनएक्टिव है, और अगर मैग्नेटिक एक्टिव है तो भैया इनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है। तो फर्स्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम लोग को लगता है हमने कवर कर लिया। क्या था हमारा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू, एलिमेंट में भी और आयंस के लिए भी। अब प्यारे बच्चों, इसी चीज को मैं रेफरेंस बना के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी अभी आपको लिखवाते जाऊंगा। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों हमारा रहेगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। चलिए देखिएगा, एटॉमिक और आयनिक रेडियस से बात हो रही है, ध्यान देंगे। जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आप गए, लेफ्ट से राइट जा रहा है ना पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो आप देख पा रहे हैं कि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई से रिलेटेड आपको मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट लिखवा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देखो ये बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस हमने पहले पढ़ा है एस ब्लॉक के एलिमेंट में और पी ब्लॉक के एलिमेंट में कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और टॉप से बॉटम आने में इंक्रीज करता है। पर डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होगा, डी ब्लॉक पूरा तमाशा है, ठीक है। यहां कभी डिक्रीज करेगा, कभी कांस्टेंट भी होगा और कभी इंक्रीज भी कर जाएगा, बड़ा तमाशा है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों है, उस चीज का बच्चों रीजन आप समझिएगा, ठीक है, कि ऐसा होता है तो भैया क्यों होता है। तो सबसे पहले तो मैं पहला पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूं, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, जब डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस, देन ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में क्या होता है? तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। और अब आप खुद समझिए, अब आप खुद समझिए कि मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है और ये शेल है, समझना ना बात को। शेल में कौन रिवॉल्व करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों ओर इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। मतलब न्यूक्लियस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट्स। और वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन फोर्स भी स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होगा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब कि साइज, रेडियस बढ़ रहा है कि घट रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझ पाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल जब जब इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जब अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तब आपका एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बात समझ पा रहे हो कि भैया स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक
स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक कंसिस्टेंटली आप लोग समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल क्या हुए हैं, बढ़ते गए हैं बढ़ते गए हैं बढ़ते गए हैं। क्रोमियम तक ले जाकर मैं क्यों छोड़ रहा हूं, ठीक है, या आप समझ लीजिए स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक, क्योंकि मैंगनीज तक आप लोगों ने डायरेक्ट क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज ही किया। आयरन के बाद से क्या होने लगा है, पेयरिंग स्टार्ट हुआ है, तो यहां से अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। बट स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज क्रोमियम तक आप एक बात समझ पाए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा और जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रेडियस कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिक्रीजेस। इसका मतलब आप समझिए, मैं ग्राफ भी बना दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमारा मान लीजिए ग्राफ बन रहा है, ओके, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, कि मान लीजिए यहाँ पर आपका स्कैंडियम है, ये आपका टाइटेनियम आ गया, वेनेडियम आ गया, क्रोमियम आ गया, मैंगनीज आ गया, आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, निकिल आ गया। कोबाल्ट में सीओ को थोड़ा छोटा लिख दिया जाए, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा दिख गया था वो। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए स्कैंडियम का रेडियस क्या रहेगा, सबसे ऊंचा रहेगा, फिर वो धीरे से कम होगा, कहां पहुंचेगा, वेनेडियम के पास, सॉरी टाइटेनियम, फिर वो और कम होगा वेनेडियम, फिर वो और कम होगा कहां, क्रोमियम, फिर और मैंगनीज। यहां तक तो आप आ गए। एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें नोट नंबर 2 कि भैया जब आप लोग आयरन के पास पहुंचेंगे, ठीक है, आयरन के पास आप पहुंच रहे तो आप समझ पा रहे हैं कि डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, पेयरिंग होने लगा। और पेयरिंग मतलब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आने लगे। जब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो यहां से आप लोग समझ गए कि व्हेन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, तब कौन काम करने लगेगा, तब काम करने लगेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्क्स। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बच्चों, तो ये एक रिपल्सिव फोर्स है। ये अंदर का जो बाहर आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस उसको अपनी ओर क्या करना चाह रहा है, अट्रैक्ट करना चाह रहा है, पर जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, उन पे तो सेम चार्ज है, और सिमिलर चार्ज वाले हमेशा दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो भैया न्यूक्लियस जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था, उस फोर्स को आप लोग नाम दे रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये अट्रैक्टिव फोर्स था। वैसे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करता है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। उस फोर्स को क्या नाम देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब कि जब पेयरिंग स्टार्ट होगी, तब कहीं ना कहीं रिपल्शन स्टार्ट होगा, और वहां से ऑब्वियस है रिपल्शन होने के कारण साइज क्या होगा, एक्सटेंड होगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा तो है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट चलो वर्क करना शुरू तो किया, पर ऐसा तो नहीं है ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब गायब हो गया, वो तो अभी भी काम कर रहा है। मतलब आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि आयरन और उसके बाद के एलिमेंट में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी वर्क करेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी वर्क करेगा। हियर स्क्रीनिंग इफेक्ट and effective nuclear charge balance each other to result, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, as result to consistency in atomic radius। एटॉमिक रेडियस मतलब आप समझे कि भैया यहां पर सारे एलिमेंट में न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वर्क कर ही कर रहा है, पर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण रिपल्शन भी हो रहा है। तो अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और जब बच्चों बैलेंस कर दे रहे हैं, इसका मतलब साइज नियरली क्या रहने वाला है, यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक। पर जैसे ही हम लोग जिंक में जाएंगे, जिंक में जाते ही आप एक बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ना केवल क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस बार रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स पे डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करने के कारण रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, इसलिए साइज थोड़ा सा क्या करेगा, जंप कर जाएगा। तो ये है आप लोग का एटॉमिक रेडियस का एक्चुअल ऑर्डर, कि पहले साइज क्या था भैया, कंटिन्यूसली डिक्रीज किया, फिर रिमेन्स कांस्टेंट रहा, और कांस्टेंट रहते ही अचानक से जिंक में हाई रिपल्शन के कारण न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा रिपल्सिव फोर्स हो जा रहा है, इसलिए वहां पर साइज थोड़ा सा क्या करेगा, जंप करेगा। नेक्स्ट इसी में बच्चे एक और पॉइंट, ये तो हो गई बात लेफ्ट से राइट जाने की, पर जब आप टॉप से बॉटम आते हैं,
जब भी आप टॉप से बॉटम आते हैं पीरियड टेबल में आपको पता है एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है। तो मैं यहां पर वही लाइन लिख रहा हूं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप से जब आप बॉटम जाते हैं तो ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं 3D की और 4D की, तो 3D और 4D में किसका साइज बढ़ाएगा, ऑब्वियस है 4D, क्योंकि 4D सीरीज बॉटम में है 3D से। तो 4D सीरीज ये पूरी पूरी कौन सी सीरीज हो गई, ये 3D सीरीज हो गई। अगर मुझे 4D सीरीज का एटॉमिक रेडियस बनाना होगा तो 4D सीरीज का एटॉमिक रेडियस में आप समझ गए बच्चों कि वो 3D के तो ऊपर ही आएगा। फिर वहां भी आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये ट्रियम जर्कोनियम ऐसे करते हुए आप जब जाएंगे, या जरा निभाना मौत तक वाला कोड, ठीक है, तो वही ऑर्डर फिर से फॉलो होगा। कंटिन्यूसली जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, पहले तो रेडियस घटाएगा, फिर रिपल्शन स्टार्ट होगा, तो स्क्रीनिंग और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, रेडियस कांस्टेंट होगा। और आखिरी जाते जाते समय तक, मतलब जो डी ब्लॉक के मेंबर है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है, कौन, जिंक फैमिली, वहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा न्यूक्लियर चार्ज पे और रेडियस थोड़ा सा जंप कर जाएगा। तो ये भी ऑर्डर तो वही चलेगा, ये भी पूरा ऑर्डर आपका ऐसे ही जाएगा, ये उतरते जाएगा यहां तक, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका यूट्रियम है, यारी जरा निभाना मौत तक पढ़े तो थे, ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद से फिर यहां से फिर कांस्टेंट होने लगेगा, लास्ट में फिर से हल्का सा जंप आएगा, सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये 3D से 4D में, तो आपको पता चला कि 4D की सीरीज की रेडियस क्या है, ज्यादा है, मतलब 3D के ऊपर 4D है। बट चौथा कॉन्सेप्ट, इन 5D सीरीज lengthenoid contraction occur, lengthenoid contraction occur, और lengthenoid contraction के कारण मेरे प्यारे बच्चों 4D सीरीज और 5D सीरीज का रेडियस नियरली सेम होता है। अब ये होता क्या है lengthenoid contraction, तो प्यारे बच्चों 5D सीरीज और 6D सीरीज में आपको पता है कि यहाँ पर f ऑर्बिटल भी आने लगता है, और यहीं से तो f ऑर्बिटल या f ब्लॉक के एलिमेंट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो 5D सीरीज में 4f आएगा, और 4f जो ऑर्बिटल है उसका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत पुअर है, वो पुअर शील्डेड होता है। पुअर शील्डेड होने के कारण क्या होगा कि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास है, तो वहां अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा और वो कहीं ना कहीं साइज को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कंप्रेस कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण 4D और 5D सीरीज अगर आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो 4D और 5D सीरीज आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, जस्ट एक के ऊपर एक बना हुआ है ऐसा। तो ये है एटॉमिक रेडियस का रियल ऑर्डर। 4 से 5 पॉइंट कवर करता है कि पहले जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा रेडियस डिक्रीज करेगा, फिर जब पेयरिंग स्टार्ट होगी रेडियस में कंसिस्टेंट कांस्टेंट एक बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, और लास्ट में जिंक फैमिली में थोड़ा सा जंप मार देगा, क्यों, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। 3D से 4D में जाऊंगा, रेडियस कंटिन्यूसली क्या होना है, बढ़ना है। और जब मैं 4D और 5D में जाऊंगा तो रेडियस नियरली क्या रहेगा, सेम रहेगा। कारण क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहां पर याद रख लो इनके रेडियस इतने सेम होते हैं कि अगर मैं जर्कोनियम लिया और यहां से हॉफनियम लिया, ये कौन सी सीरीज का है, 4D सीरीज का है सेकंड एलिमेंट, और ये 5D सीरीज का सेकंड एलिमेंट है, तो इनका रेडियस मेरे प्यारे बच्चों नियरली सेम आता है। एक का 160 पिकोमीटर होता है तो दूसरे का 159 पिकोमीटर होता है। तो ये बात बता रहा है कि इनका रेडियस बिल्कुल क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। यहाँ जर्कोनियम है, यहाँ पर आपका हॉफनियम है, क्लियर है। ला हफ्ता ताऊ पढ़े थे ना, ला हफ्ता मतलब सेकंड रैंक पर आ गया। तो ये है पूरा हमारा एटॉमिक रेडियस, जो काफी कंफ्यूजिंग होता है, बट मे भी पॉसिबल है कि बच्चों अब ये पूरी बातें पानी की तरह आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। चलो बच्चों, एक आध और प्रॉपर्टीज को हम लोग कवर कर लेते हैं। अब रेडियस अगर हो गया, ठीक है, अगर रेडियस आपको समझ में आया तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पे मैं बात कर रहा हूं, और वो है एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो प्यारे दोस्तों, आपने ये चीज देखा कि लेफ्ट से राइट जब आप जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो बेसिकली रेडियस में क्या हुआ था, डिक्रीमेंट हुआ था। एटॉमिक रेडियस लगभग क्या हुआ था, घटा ही था ना, फिर कांस्टेंट हो गया था, अलग बात है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है, डी ब्लॉक वाला को छोड़ दीजिए, मतलब लास्ट फैमिली को छोड़ दीजिए जिसमें थोड़ा सा जंप हो गया, तो उसको अभी रहने देते हैं, वो एक ही केस था बस। एटॉमिक रेडियस क्या हुआ था बच्चों, डिक्रीज हुआ था, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ था। और रेडियस का मतलब ही क्या होता है, इसका साइज।
तो ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस ना, अगर रेडियस घट रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज ही करेगा, कमेगा, घटेगा, ठीक है। और अगर डेंसिटी की बात की जाए, एटॉमिक डेंसिटी की बात की जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मास तो वैसे भी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहां से समझ पाए कि जो एटॉमिक डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ कि एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट जाने पे और एटॉमिक डेंसिटी इंक्रीज करेगा। हालांकि इनके बीच में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं रहेगा क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, रेडियस नियरली सेम होने लगता है तो वॉल्यूम भी नियरली सेम होगा, तो डेंसिटी में भी बहुत माइनर सा डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी भी कवर हुआ। चलो बच्चों, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट अब हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये टेबल को हम लोग वापस से वैसे ही रिलेट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। और इस प्रॉपर्टी से, इसको अगर आप समझ गए तो भी आप यकीन करना 2 से 3 नए प्रॉपर्टी आप यहीं से रिलेट करोगे। मतलब मैं कर ही क्या रहा हूं, मैंने ये रेफरेंस बनाया, इस बिहाफ पे ही मैंने आपको एटॉमिक ऑर्डर सिखाया और उसी बिहाफ से वॉल्यूम डेंसिटी समझ में आ गई, फिर इसी को यूज करते हुए मैं आप लोगों को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाने जा रहा हूं। क्योंकि बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट ना 10 ठोक होते हैं, 10 अलग अलग चीजों को दिमाग में नहीं रखा जा सकता है। एक ही चीज को ऐसा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो कि वो 10 चीज में यूज हो। दैट मीन्स कि आप 10 टाइम्स एक ही कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो और वो दिमाग में एकदम हमेशा के लिए सेटल हो जाए, ठीक है। और यही है स्मार्ट स्टडी। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात होगी तो याद रखिए, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनकी खास बात है ना, उनकी खास बात है, उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले नहीं करते। जैसे सोडियम है, सोडियम में हमको हमेशा पता है Na+1 होगा, कोई +2 देता है क्या, सोडियम नहीं देता, क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक का मेंबर है। क्लोरीन पे हमको हमेशा पता है Cl- ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले ना फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, बट जो डी ब्लॉक वाले हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। एक ही कंपाउंड का, एक ही एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग आ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उस चीज को हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए स्कैंडियम का कितना आ सकता है, तो स्कैंडियम का भैया सीधे सीधे दिख रहा है कितना आएगा, +3 आ सकता है। इसका अगर बात करेंगे टाइटेनियम में तो भैया एस के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो +2 भी होगा। डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक डोनेट किया तो +3, क्योंकि एस को डोनेट किए हो तो +2 तो गिना है ना, +2 और डी के एक और +3 भी होगा, और कौन होगा प्यारे बच्चों, +4 भी होगा। अगर बात कर रहे हो आप वेनेडियम की तो यहां पर क्या क्या आ सकता है, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा, और क्या आ सकता है, +5 भी आ सकता है। ये एस के 2 और डी के 3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी थी ना इसकी। क्रोमियम की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे तो भैया ये +2 देगा, ठीक, +3 भी होगा, +4 भी होगा, +5 भी होगा, एज वेल एज +6 तक जाएगा। वहीं पर मैग्नीज की अगर बात करें तो +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक जा सकता है। तो मैग्नीज के बारे में याद रखना, मैग्नीज +7 तक जाता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इस एलिमेंट को भी कवर किया जाता है, ठीक है। आयरन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो +2, +3, +4, +6, बाकी के जो हैं, ठीक है, उनमें आप सीधे सीधे याद रखिए +2, +3, +4, फिर से +2, +3, +4 कोबाल्ट और निकिल में। और कॉपर की अगर बात करेंगे तो कॉपर में या तो +1 आता है या तो +2 आता है, स्पेशल कैरेक्टर है। और लास्ट वाले में जिंक में आप लोगों को केवल और केवल क्या मिलता है, +2। तो ये है उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि किसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कवर कर लिया तो इसमें एक बात और जान लीजिएगा, मैं नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखवा दे रहा हूं कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Mn देता है कितना, +7। इसके अलावा 2 और एलिमेंट हैं, कौन है वो 2 एलिमेंट, ऑस्मियम +8 तक देता है। हालांकि +8 बहुत रेयर माना जाता है, क्यों, क्योंकि केवल नोबल फैमिली वाले इसको दे सकते हैं, ठीक है, ज़ीनॉन नॉन, उसके अलावा तो कोई देता नहीं है +8। अब +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है भी नहीं ना, ठीक है। अदरवाइज
रिंथियम भी देता है और ये होता है इसका भी प्लस 8। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिन लोग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, अदरवाइज ये सिंपल सी बात है। अब प्यारे बच्चों आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझ में आ गया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया है तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे कि इनके मान लो अगर मुझे हैलाइड बनाने हैं, हैलोजन से रिएक्ट कराना है, ठीक है, हैलोजन से रिएक्ट कराना है, तो प्यारे बच्चों स्कैंडियम किस टाइप का हैलाइड बनेगा, +3 है ना, तो SCH3, क्योंकि हैलोजन पे जनरली कौन सा चार्ज आता है, -1 चार्ज आता है, तो 3 हैलोजन के साथ +3 एग्जिस्ट कराएगा वो। टाइटेनियम क्या करा सकता है, तो टाइटेनियम करा सकता है TiX2b, TiX3b और TiX4b। हालांकि एक बात और याद रखना कि जब हायर ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात होगी ना, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जनरली केवल फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केवल फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, वेनेडियम की, तो वेनेडियम क्या क्या दे सकता है बच्चों, VX2 भी दे सकता है, VX3 भी दे सकता है, VX4 भी दे सकता है और VF5 देगा। हायर ऑक्सीडेशन वाले जनरली फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। आगे का आप लोग समझदार हैं खुद ही। क्रोमियम की बात करेंगे तो CrX2 आ जाएगा, CrX3 भी आ सकता है, CrX4 भी आ सकता है, CrX5 भी आ सकता है। बट अब यहां से आप लोग क्या कीजिए, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाइए बस। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जहां एंटर किया फ्लोरीन स्टार्ट हो जाएगा। मैंगनीज का आप लोग समझ गए, MnX2, MnX3, MnX4, MnX5, MF6, MF7 इस टाइप के कंपाउंड आपके बनेंगे। तो होप सो जो हैलाइड का फॉर्मेशन है वो किससे रिलेट करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से, कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइप के नए हैलाइड बना सकता है। तो ये आप समझ पा रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे का आप लोग खुद ही से कर सकते हैं। तो आपने एक और फिजिकल प्रॉपर्टी कवर कर ली या केमिकल प्रॉपर्टी कवर कर ली, कौन, हैलाइड फॉर्मेशन। हैलोजन से इनकी बॉन्डिंग होगी तो किस टाइप के हैलाइड बनेंगे, तो आपके सामने क्लियर है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हैलाइड वाला अगर आपको समझ में आया तो मैं इसी में आप लोग को थोड़ा सा और दिमाग लगाने बोलता हूं और मैं कहता हूं कि चलो 6 फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लो। ऑक्साइड्स फॉर्म करना है, ऑक्साइड्स फॉर्मेशन। तो आपको पता है इस बार ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है, ऑक्साइड के लिए -2। स्कैंडियम किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, तो आप सभी समझ गए, +3 चार्ज आना चाहिए स्कैंडियम पे, मतलब Si2O3। चेक करो कितना स्कैंडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा। टाइटेनियम के कैसे ऑक्साइड बनेंगे, तो भैया टाइटेनियम के जो ऑक्साइड बनेंगे एक तो TiO बन सकता है ताकि +2 चार्ज आ जाए, +3 चार्ज लाने के लिए Ti2O3 बनाया जा सकता है और +4 चार्ज लाने के लिए TiO2 भी फॉर्म कर सकता है। तो टाइटेनियम 3 टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेनेडियम की, तो भैया वेनेडियम में VO आ सकता है या इसी को कई बार V2O2 भी लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्म में लिख दिया VO। +2 आया, +3 के लिए मेरे प्यारे बच्चों V2O3, फिर V2O4, फिर V2O5। वेनेडियम के कितने ऑक्साइड बन रहे हैं, 4 ऑक्साइड बन रहे हैं, जिसमें V2O5 के बारे में जान लेना बच्चों कि एक कैटलिस्ट है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है। और एक बार आईटी एडवांस इस पे ना मैट्रिक्स डाल के पूछ चुका है, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए आया था और केवल एक कोड पता होने से उसका आंसर पता चल गया था। तो V2O5 के बारे में जान लेना कि ये कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में, प्रोडक्शन में एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं आप उसको। अगर आप क्रोमियम की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्रोमियम किस टाइप की ऑक्साइड बनाएगा, CrO बनाएगा, Cr2O3 भी बनाएगा, Cr2O4 भी बनाएगा, ठीक है, +4 तक आ गया। या इसी को कई बार CrO2 भी लिख सकता है कोई बंदा एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से। फिर CrO3 बनाता है, CrO5 भी बनाता है। CrO5 याद है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है उसमें और ऑक्साइड लिंकेज एक्टिव हो जाती है, ठीक है। पर हम ऑक्साइड की अगर बात कर रहे हैं तो आपके बुक में एनसीईआरटी में केवल CrO3 तक होगा, क्योंकि बच्चे ये परऑक्साइड होता है। Mn का अगर आप बात करोगे तो आप खुद समझदार हो भैया, Mn का MnO आएगा, +2 देगा, Mn2O3 आ सकता है +3 के साथ, 4 लाना है, MnO2 आ सकता है। और Mn के ये दोनों ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, Mn और MnO2,
अगर आपको फिर 5 लाना है तो Mn2O5 ला लीजिए। फिर 6 के लिए या 7 के लिए मैं डायरेक्ट अब 7 का लिखता हूँ, Mn2O7। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना आएगा, +7 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग को देखना है सारे मेटल्स किस किस टाइप के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, वो सारी बातें आप लोग को होप सो अब क्लियर हो गई होंगी। आयरन का क्लियर है, आयरन का FeO बनेगा, Fe2O3 बनेगा, और आप सबको पता है आयरन का Fe Fe2O3 तो आपने पहले भी सुना ही है, ठीक है। Fe3O4 भी बन सकता है, ये भी एक आयरन का ऑक्साइड है, और ये हालांकि थोड़ा फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगता है। और बाकी तो आपको जो लाना है वो तो आप ला ही सकते हैं, BiFeO3 ला ले रहा मैं। तो इस तरीके से अपना अलग अलग चलते रहेगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। इन दोनों के बारे में जान लीजिए, निकिल और कोबाल्ट की, कि कोबाल्ट केवल एक ही ऑक्साइड लाएगा CuO, और निकिल भी केवल एक ही ऑक्साइड लाएगा NiO। सिंपल सी बात है, एक ही एक ऑक्साइड। कॉपर की जब बात करेंगे तो ये CuO आएगा और ये Cu2O आएगा, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकता है, +1। और जिंक भी केवल एक ही ऑक्साइड लाता है, दैट इज ZnO। सिंपल सी बात है। तो बच्चों कौन कौन से ऑक्साइड बनेंगे ये बातें भी आप लोग देख पा रहे हैं, किससे रिलेट हुआ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से। और ये कहां से आया, जब आपने ये सारी चीजों को बनाया। तो दिस ऑल कॉन्सेप्ट आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, और यही पढ़ाई करने का सिस्टम है, एक ही पढ़ो उसको धुन के रख दो। तो इतने सारे ऑक्साइड और हैलाइड हमारे फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है, इसको थोड़ा हटाते हैं, बाय बाय बोलते हैं, बड़ा काम का चीज था ये। अब प्यारे प्यारे बच्चों, कई बार हमसे ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन से ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है। तो एक तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जनरली बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हो, डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब वर्सेटाइल कैरेक्टर का घर। तो यहां पर जो ऑक्साइड है मेरे प्यारे बच्चों, वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। कैसे डिटरमाइन करोगे, तो अगर आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आए, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेरा मान लीजिए +3 से कम आ गया, तो उस समय आपका ऑक्साइड बेसिकली क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, ठीक है। अगर मेरा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आए, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आए, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 के रेंज के बीच में आने लगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो रहता है ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक। मतलब ऑक्साइड एसिडिक बेसिक दोनों के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। अगर आपका प्यारे बच्चों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस समय लाइक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू +4 से ज्यादा आ जाए, तो आपका जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, वो कैसा शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। कैसा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Sa2O3 में आप समझ पाए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, मतलब ये कैसा निकला, बेसिक निकला। TiO बेसिक निकला। Ti2O3 की अगर बात की जाए तो भैया ये थोड़ा सा कैसा रहेगा, एम्फोटेरिक रहेगा। एम्फोटेरिक को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं एसिडिक को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एम्फोटेरिक को समझ लो हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिक को बी से, एसिडिक को ए से, याद रह जाएगा। तो ये कैसा है, ये थोड़ा सा एम्फोटेरिक है। TiO2 +4 मतलब ये एसिडिक होने वाला है। यहां पर आप समझ गए ये बेसिक, V2O3 लिटरली बेसिक, V2O4 +4 आ रहा है, +4 आ रहा है मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं ये एम्फोटेरिक रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी ऑक्साइड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बात कर सकते हैं कि वो एसिडिक होगा, कि बेसिक होगा, कि क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हमने बड़े सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया, एक से एक यूनिक चीजों को याद भी करना सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें याद हो गई होंगी, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से रिकॉल कीजिए। आगे और भी कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी रह गई हैं, जैसे मान लीजिए आपका मेल्टिंग पॉइंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, और आपका कैटालिटिक कैरेक्टर है, कलरफुल नेचर है। तो इन सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़िए और सारी चीजों को अच्छे से रिकॉल करके रखिए, ठीक है बच्चों। हैव अ वेरी ग्रेट डे।